देखो, ये चैप्टर 2 है, लेसन 2 है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस का। इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो, सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो बेसिकली देखो, देश आजाद हो चुका था 1945 में। हम लोग सब जानते हैं कि 1947 में एक्चुअली हम लोग को एक्चुअल फ्रीडम मिला था, बट रियल में हम लोग आजाद हो चुके थे 1945 में। पर जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने ऐसे देश, वो लोग 200 ईयर्स से हम लोगों के साथ थे। तो ऐसे हो नहीं सकता कि आज हम लोगों ने वॉर जीता और वो लोग कल यहाँ से चले जाएंगे सभी कुछ हैंड ओवर करके। ये ऐसे रातों रात नहीं होता। तो रियल में हम लोग वॉर जीत चुके थे, हम लोग का कंट्री फ्री हो चुका था 1945 में। पर उस टाइम बोला गया था कि एटलीस्ट 18 मंथ्स लगेगा हमें यहाँ से 100% जाने में। तो 18 मंथ्स तक वो लोग क्या कर रहे थे, सारी चीजों को हैंड ओवर कर रहे थे, रैप अप कर रहे थे। तो बेसिकली इसमें 18 मंथ्स लगना था। तो हम लोग प्रिपेयर थे कि 18 मंथ्स बाद हम लोगों का कंट्री पूरा पूरी हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग 100% तो फॉलो नहीं करेंगे। जो सही होगा वो रख लेंगे, जो गलत होगा हमारे क्योंकि वो लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, तो उसमें इंडियंस को तो ध्यान में रखकर नहीं बनाए थे। वो लोग अपने फायदे के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किए थे। तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो उसमें हम लोग इंडियंस का बेनिफिट देखते हैं। तो इंडियंस का अगर राइट्स और बेनिफिट्स देखना था, तो बेसिकली 1945 से ही हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता था 18 महीने के बाद हमारा कंट्री पूरा पूरी हमारा हो जाएगा। तो हुआ क्या था बेसिकली, 1945 में जब हमें टाइम दिया गया कि एटलीस्ट 18 महीने के बाद हम लोग आजाद हो जाएंगे, तो 1946 में, मतलब 6 दिसंबर 1946 में हम लोगों ने अपना कमिटी ड्राफ्ट कर लिया था। हम लोगों ने अपना एक कमिटी ड्राफ्ट कर लिया था, जिसमें आ, मतलब कुछ लोगों को हम लोगों ने लिया था कि ये लोग हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उसमें जो 29 अगस्त 1947 को जब फाइनली हम लोग आजाद हो चुके थे, तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोगों ने चेयरमैन बनाया था। तो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? बी आर अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया। कुछ लोग इन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही शेड्यूल कास्ट को इतना रिजर्वेशन दिया है, ये वो, जिससे आज हमें प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का बात जो है, एससी एसटी को लेकर, ये इन्होंने ही डाला था, बट वो बाद की बात है। फिलहाल जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। और उस दिन के बाद 29 अगस्त 1947 में तो कब इन्होंने चेयरमैनशिप का पोजीशन लिया था। उसके बाद रियल में 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रेडी हो गया था। बट इसके पहले 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट कर लिया था हम लोगों ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी था, बट इफेक्टिव हुआ था 26 जनवरी 1950 से। क्योंकि कहा गया कि बेसिकली एक खुद का रिपब्लिक डे होना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे तो ठीक है, एक रिपब्लिक डे भी होना चाहिए, जिस दिन हम लोग क्योंकि 1947 15 अगस्त 1947 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि सही मायने में ब्रिटिशर्स ने सभी कुछ यहाँ से छोड़कर वो एक्चुअली चले गए थे। पर जिस दिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ, वो था 26 जनवरी, 26 जनवरी। इसलिए हम लोग का खुद का संविधान बना, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसलिए इस दिन को भी कहा गया कि हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो रिपब्लिक डे बेसिकली क्या है? हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन से इफेक्टिव हुआ था। तो बेसिकली ये इस तरह हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरा पूरी खुद खुद का बनाया हुआ नहीं है। हम लोग कुछ पोर्शन यूएस से लिए हैं, कुछ पोर्शन हम लोग यूके का लिए हैं। जैसे कि यूएस में प्रेसिडेंटशिप चलता है, यूएस में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, यूएस में प्रेसिडेंट होते हैं। पर यूके में प्राइम मिनिस्टर होता है। तो देखो, इंडिया में दोनों है, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है।
क्योंकि इंडिया, यूएस और यूके दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट को लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। जैसे यूके में फंडामेंटल राइट्स बोल के कुछ नहीं है, किसी का कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बट यूएस में फंडामेंटल राइट्स है। तो देखो अपना इंडिया में भी लोगों का फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? जो हम लोग जानते हैं कि ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब हम, ये मेरा राइट है, मेरे को मिलना चाहिए। जैसे कुछ हम लोग बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एडुकेशन, तो ये सब हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये हम लोग कहाँ से लाए? यूएस से लाए। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ यूएस एंड यूके। अब बात आता है, जब एकदम शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, एकदम जब इफेक्टिव किया गया था 1950 में, तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स था और 8 शेड्यूल्स था। पर आज के डेट में, करंट करंट टाइम में, हमारा 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है। ये इतना कैसे बढ़ गया? अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजेस, जो जो चीज गलत था हम लोग उसको हटाते जा रहे थे, कुछ न्यू चीज जो आना चाहिए। अभी समय चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, 1950 में बनाया गया था, 2022 चल रहा है। तो उस इतने सालों में जितना भी चेंजेस था, अमेंडमेंट्स लाकर उसे इंक्रीज किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ ग्रैंड नॉर्म्स। ये ग्रैंड नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? ग्रैंड नॉर्म्स का मतलब ही होता है सोर्सेज ऑफ ऑल इंडियन लॉज। हम लोग जो भी चीज लेकर आए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने इंडियन लॉ में, वो सारे जगहों से लेकर आए हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा सब जगह का लिए हैं। ज्यादा मेजर पोर्शन यूएस और यूके का है, बट दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से भी हम लोग बहुत कुछ लिए हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ग्रैंड नॉर्म्स कहते हैं। ग्रैंड नॉर्म्स मतलब जो बहुत सारे लॉज को मिला के बना है। इसका सोर्स कोई एक या दो नहीं है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा सोर्सेज है। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूछा जाता है कि ये फेडरल है या यूनिटरी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फेडरल बोले या यूनिटरी बोले, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। पूरा पूरी फेडरल नहीं बोल सकते, पूरा पूरी इसको यूनिटरी नहीं बोल सकते। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। कैसे मिक्सचर है? अ फेडरल गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ, फेडरल होता क्या है जो पूछा जा रहा है कि फेडरल है कि यूनिटरी है, फेडरल का मतलब क्या है? A federal government is a system of government that separates the power between central government and state government of the country. फेडरल, जो कंट्री फेडरल सिस्टम को मानता है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कौन होता है? जो एक एक स्टेट का हेड होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो पूरे कंट्री का हेड होता है। तो जो फेडरल सिस्टम होता है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, दोनों का पावर राइट्स बिल्कुल अलग अलग होता है। इट डेलीगेट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच सेक्टर सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इट्स ओन टास्क टू डू एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन। सारे काम को एक दूसरे में पूरा बांट दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया जाता है ये आपका काम है, स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया जाता है ये आपका काम है। एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, दोनों का अपना अपना काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे को डेलीगेट कर दिया जाता है। क्वासी क्वासी फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? क्वासी फेडरल गवर्नमेंट होता है द सेंट्रल गवर्नमेंट असाइंड मोर पावर देन द स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल क्या होता है? फेडरल में दोनों के पास ही अपना अपना काम होता है। पर क्वासी फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा काम होता है स्टेट गवर्नमेंट के तुलना में। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर 10 काम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 15 काम है। हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया जाता है। The central government can interfere in the decision which is made by state government. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर करता है। The Constitution of India has not described India as a federation. पर इंडिया को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन नहीं कहता, क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे कंट्री में कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम अपना है, स्टेट गवर्नमेंट का काम अपना है, एक दूसरे के काम में कोई नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं है इंडिया में। एक दूसरे के काम में वो लोग बोलने का पूरा राइट है यहाँ पर। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा फेडरेशन नहीं कह सकते। और आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब करता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स।
यूनियन ऑफ स्टेट्स ये पहला लाइन है हमारे आर्टिकल 1 के कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस मीन्स इंडिया इज अ यूनियन comprising of various states which are an integral part of it. States do not have the power to seize from the union. हमारे यहाँ कैसा है, हमारे यहाँ कहा जाता है पूरा सारा स्टेट मिलकर एक कंट्री बनाया है। तो इस बात को बिलीव किया जाता है कि स्टेट के पास एक पर्टिकुलर स्टेट के, जैसे यहाँ क्या बोला जा रहा है, स्टेट के पास अपना काम है, उसके काम में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। पर क्यों नहीं करेगा? अगर सोचो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रहा है जिससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिक्कत हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आकर बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल का, कि आप ऐसा मत करो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिक्कत हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनियन है स्टेट्स का, सारे स्टेट्स के बीच में एक यूनिटी है, एक तालमेल है, वो खराब नहीं हो सकता यहाँ पर। तो यहाँ पे फेडरेशन नहीं है कि एक स्टेट गवर्नमेंट को, वो स्टेट का हेड है, उसको जो मन करेगा वो करेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। इंडिया, इसलिए इसको यूनिटरी भी बोला गया। तो इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया को ट्रू सेंस में फेडरल नहीं बोल सकते, पूरा 100% फेडरल, बिकॉज इट combines features of a federal government and unitary government, क्योंकि इसमें दोनों के फीचर्स हैं, which can also be called as a quasi federal government। इसलिए इंडिया में ना तो फेडरल गवर्नमेंट है ना तो यूनिटरी गवर्नमेंट है, दोनों का मिक्सचर है, और दोनों के मिक्सचर को कहते हैं क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। तो क्या है फेडरल फीचर, क्या है इसका फेडरल फीचर? देखो, 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे 2 सेट का गवर्नमेंट है। There are 2 states of government in India, and that is union government and state government, central government. Central government looks after the whole country. Central government का काम है पूरे country को देखना, and state government works for the states. Working of both governments are different. दोनों का काम अलग अलग है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हम लोगों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 395 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल है। अब इसको 448 हम कर दे रहे हैं क्योंकि अब हमारा 448 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है। तो एंड फुलफिल्स देयर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट। हम लोगों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लिखा गया है सबको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोग किसी किसी चीज को लेके बहुत रिजिड भी है, किसी किसी चीज को लेके बहुत फ्लेक्सिबल भी है। Certain provisions of the constitution can be easily amended. अगर हम लोगों को कोई अमेंडमेंट लाना होता है तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन तक को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बट सम प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज्ड सो इजीली। पर आज कितना लड़ाई हो रहा है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन हटाने के लिए, सालों से जनरल कास्ट के लोग इसके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, बट अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन से इसे हटाया नहीं जा सका। तो अगर रिजर्वेशन के केस में देखें तो कितना रिजिड है, हटा ही नहीं रहे हैं। पर अगर किसी और अमेंडमेंट के केस में देखें तो चेंजेस आया है। सिंगल सिटीजनशिप, एक चीज और है, जैसे अगर कोई कनाडा में रहता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप का कार्ड भी अपने पास रख सकता है और कैनेडियन सिटीजनशिप भी रख सकता है। पर इंडिया में सिर्फ एक ही, जैसे कनाडा में भी ना एक ही कंट्री में रहकर 2-3 सिटीजनशिप मिलता है, एक ही कंट्री में रहकर, कुछ सिटी वाइज भी वहां पे मिलता है। ऐसा जर्मनी में भी होता है कि एक ही मतलब कंट्री में रहकर एक ही कंट्री का लोग के पास 2-3 वीजा है उसी कंट्री का अंदर पे। पर इंडिया में कोई भी स्टेट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इंडिया में रहने का एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। तो ओनली सिंगल सिटीजनशिप इज अवेलेबल टू सिटीजन्स। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिटी एज इट रिमूव्स द डिफरेंस इन रीजनल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी क्या होता है? जो हम लोग का कोर्ट है, जजमेंट देने का जो जगह है, कोर्ट ये सब जो है वो इंडिपेंडेंट है। Constitution establishes an independent judiciary headed by Supreme Court for 2 purpose. हम लोग का कोर्ट को पूरा अलग से बनाया गया है कि तुम ही पूरा जजमेंट दोगे। 2 रीजन से ऐसा किया गया है, टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब बार बार कोई जुडिशियल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है। कोर्ट ने अगर कुछ कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो अल्टीमेटम है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता। टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट्स, कोई भी अगर झगड़ा है सेंटर और स्टेट के बीच में या स्टेट के बीच में, तो वो जुडिशियरी जगह पे ही सुलझाया जाता है। डिवीजन ऑफ पावर,
यहाँ पे पावर को डिवाइड कर दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। ये लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट अपना चलता है यूनियन टेरिटरी में, स्टेट लिस्ट चलाया जाता है स्टेट्स में, और कॉन्करेंट लिस्ट चलता है जो इन दोनों में ही नहीं आता है उसको कॉन्करेंट में डाल दिया गया है। ये बात कहाँ लिखा गया है? 7th शेड्यूल में। तो सबका अपना अपना राइट है, लिस्ट तैयार किया गया है, सबका उसमें अपना अपना राइट है, इसके ऊपर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते क्योंकि 7th शेड्यूल में है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रखा गया है। कोई भी चीज अगर आकर अल्टीमेटली झगड़े पे अटक जाता है, डिस्प्यूट पे अटक जाता है, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी देते हैं, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो, क्योंकि इंडिया को लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यहाँ पे हर चीज के लिए लॉ बना हुआ है। द लॉज इनेक्टेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। कोई भी लॉ अगर सेंटर और स्टेट तक है तो ठीक है, अगर कोई ऐसा लॉ है जो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस बात को नहीं मानता। मतलब जो भी बात मनवाना है वो सेंटर या स्टेट पे कोई भी बोल रहा हो, सेंटर हेड बोल रहा हो या स्टेट हेड बोल रहा हो, उससे नहीं माना जाएगा। यहाँ पे लॉ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है कि सबसे ऊपर पोजीशन पे हम लोग लॉ को रखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ना फेडरल है ना यूनिटरी है। यूनिटरी मतलब किसी एक गवर्नमेंट का होना, बट यहाँ पे एक गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो एक गवर्नमेंट नहीं है। और फेडरल होता है जिसमें दो गवर्नमेंट हो चलेगा, पर दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करे। यहाँ वैसा भी नहीं है, दो है और दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर भी करता है। तो यूनिटरी नहीं है, एक नहीं है। फेडरल कहता है दो हो, दोनों अपना अपना काम करो, इंडिविजुअलिटी मेंटेन करो, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है। तो बेसिकली अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन सभी आर्टिकल्स को, क्योंकि आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आता है, आर्टिकल से रिलेटेड केस स्टडीज भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आर्टिकल को एकदम बारीकी से समझना हो। सबसे पहला आर्टिकल 12 में दिया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, स्टेट समझना क्यों जरूरी है? देखो, इसका रेलिवेंस क्या है। पहली बात, फंडामेंटल राइट्स जो है, एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स का जब डेफिनेशन लिखा जाता है ना, तो उसमें एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंटली लिखा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड अगेंस्ट स्टेट। ये लाइन जो लिख देता है ना कि फंडामेंटल राइट्स तो ग्रांटेड है पर स्टेट के अगेंस्ट, ये अगर स्टेट का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किया गया है अगेंस्ट किसके, तो ये इनकम्प्लीट मीनिंग है अगर स्टेट का ही हम लोग मतलब नहीं समझे। तो इसके ऊपर ना एक केस लॉ था आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेकर। एक आरडी शेट्टी और अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच में एक केस लॉ था जो 1979 का केस लॉ है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जब दोनों का मतलब डिस्प्यूट हुआ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आया कि स्टेट मतलब अगे फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड अगेंस्ट स्टेट, मतलब स्टेट के अगेंस्ट में कोई भी फंडामेंटल राइट्स को यूज नहीं कर सकते। तो स्टेट क्या है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी बोला हम लोग, स्टेट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, हम सब जानते हैं स्टेट मतलब गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके फंडामेंटल राइट्स को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी बोला हम लोग भी स्टेट है, हम लोग भी गवर्नमेंट है, क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी है। तो इसके ऊपर बोला गया स्टेट विल इंक्लूड ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंस्ट्रूमेंटालिटीज। स्टेट वो सारा गवर्नमेंट एजेंसी को इंक्लूड करता है और गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटलिटीज को इंक्लूड करता है, बट इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो इसका वेग वेग टर्म था ये, इसको ठीक से इंस्ट्रूमेंटालिटीज का मतलब क्या है, एजेंसी का यहाँ पे मतलब क्या है, ठीक से बोला नहीं गया। तो इसके बाद अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब का एक केस लॉ आया 1981 में। उस केस के बाद इस बात को क्लियरली डिफाइन किया गया कि किसको स्टेट बोलेंगे, मतलब किसको गवर्नमेंट बोलेंगे और किसको गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि कोई भी कुछ भी चीज को हम लोग बोल देते हैं गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का है। रियल में गवर्नमेंट का चीज कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन इसको समझाता है कि समझ लो हम लोग गवर्नमेंट का चीज स्टेट किसको बोलेंगे, जो चार कंडीशन को कवर करेगा, चार कंडीशन को फुलफिल करेगा, जो भी बॉडी
जो भी बॉडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बॉडी अगर 4 कंडीशन को फुलफिल कर देगा तो हम लोग उसको स्टेट बोल देंगे। अब वो 4 कंडीशन कौन सा है? सबसे पहला है मोनोपोली होना चाहिए उसका। मतलब अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो वो चीज कोई और ना करे, सिर्फ हम कर रहे हैं इंडिया में और कोई नहीं कर रहा है, उसको मोनोपोली बोलते हैं। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, मतलब लोगों के लिए वो चीज होना चाहिए, खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए होना चाहिए। तीसरा, गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रहा होगा, मैनेजमेंट गवर्नमेंट का होना चाहिए। और फोर्थ, पूरा पैसा गवर्नमेंट को लगाना होगा, जितना भी फिनेंस होगा उसमें वो सब गवर्नमेंट लगाएगा, कोई प्राइवेट आदमी का पैसा नहीं होना चाहिए, 1 रुपया नहीं होना चाहिए। तो जो चारों कंडीशन फुलफिल करेगा, मतलब मोनोपोली होगा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होगा, गवर्नमेंट मैनेज करेगा, गवर्नमेंट उसको फिनेंस करेगा, जो ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगा, हम उसको स्टेट बोल देंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? रेलवे। रेलवे का इंडिया में मोनोपोली है। रेलवे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बना है, गवर्नमेंट ही पूरा मैनेज करता है रेलवे को, रेलवे में जितना खर्चा होता है वो गवर्नमेंट के पॉकेट से होता है। तो रेलवे सही मायने में स्टेट है। तो अगर हमारा लड़ाई स्टेट के साथ हो, मतलब रेलवे के साथ हो रहा है, तो हम बोलेंगे जैसे निक्की गुप्ता वर्सेस स्टेट, मेरा स्टेट के साथ चल रहा है। दूसरा, पासपोर्ट ऑफिस। अगर हमें पासपोर्ट ऑब्टेन करना है तो हम बनवा किसी भी एजेंट से लेंगे, वो एजेंट गवर्नमेंट का नहीं है। सोचो, हमको आता है पासपोर्ट कैसे बनता है, तुमको पासपोर्ट बनवाना है, तुम बोले मैम आप मेरा बना देंगे, हम बोले हम बना देंगे, हम अप्लाई ये सब सब कर देंगे, पर अल्टीमेटली जाना कहाँ पड़ेगा? पासपोर्ट ऑफिस ही तुमको जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। अल्टीमेट सारा डॉक्यूमेंट चेक तो पासपोर्ट ऑफिस ही करेगा, ये कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। तो पासपोर्ट ऑफिस भी क्या है? मोनोपोली है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, गवर्नमेंट मैनेज करता है, गवर्नमेंट फिनेंस करता है, तो पासपोर्ट ऑफिस भी हमारा स्टेट है। तो जो इस चारों डेफिनेशन में फुल बैठेगा, मतलब ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर स्टेट, जितना भी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखते हैं सब स्टेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ही मैनेज करता है, गवर्नमेंट ही फाइनेंस करता है, और वो काम सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकता है इंडिया में, इसलिए मोनोपोली भी है। तो आर्टिकल 12 क्या बोलता है? सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ऑफ स्टेट को बताता है। तो अगर आर्टिकल 12 से कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड में आना चाहिए सिर्फ स्टेट के बारे में बात करनी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में आता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। देखो, वो लॉ को इंडिया में कोई मान्यता नहीं मिलता है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन में यही लूप होल था, यही प्रॉब्लम था कि उन लोगों ने इंडियंस के फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं सोचा था। वो लोग सोचते ही नहीं थे कि इंडियंस का क्या राइट्स होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, बहुत ज्यादा रेलिवेंस दिया गया है। तो इसमें बोला गया है, 13 को 2 हिस्से में बांटा गया है, 13 सबसेक्शन 1 और 13 सब सब क्लॉज भी बोल सकते हैं, सब क्लॉज 2। तो पास्ट लॉज वॉइड मतलब अगर ऐसा कोई भी लॉ रहेगा जो फंडामेंटल राइट को तकलीफ देगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रॉब्लम देगा, वहां फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट रहा, मतलब फायदेमंद नहीं रहा, तो हम उस लॉ को वॉइड बोल देंगे। वो सारा लॉ को वॉइड कर दिया गया है जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट था, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इंडियंस के फंडामेंटल राइट्स को। तो उन सारे पास्ट लॉज कौन से? जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन सबको सबसे पहले वॉइड किया गया, हटा दिया गया। दूसरा, फ्यूचर लॉज इन इनकन्फर्मिटी विथ फंडामेंटल राइट्स। अगर फ्यूचर में भी कोई ऐसा लॉ हमें मिल गया, सोचो हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में वो बना है, हम ही ने बनाया है, पर फ्यूचर में अगर वो कभी फंडामेंटल राइट्स के साथ कंफर्मिटी नहीं दिखा पाया, खराब किया, तो भी हम उसे हटा देंगे, चाहे वो पास्ट लॉज हो या फ्यूचर के लॉज हो। हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर तकलीफ दे रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम उसे सीधे हटा देंगे। तो इस पूरे बात के ऊपर 3 डॉक्ट्रिन निकाला गया, इस बात के ऊपर 3 डॉक्ट्रिन निकाला गया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट। ये 3 डॉक्ट्रिन निकाला गया
फंडामेंटल राइट्स को हटाने को लेकर, क्योंकि ये पूरा ही समझ में आ रहा है हटाने को, इनकंसिस्टेंट के ऊपर है, हटाने के बारे में। तो ये लाइन से लिखना भी पड़ता है और याद भी रखना पड़ता है। सबसे पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। देखो, अगर सोचो 10 लॉ, एक पेज में 10 लॉ लिखा हुआ है, 9 लॉ तो ठीक है, बट एक लॉ का क्या है ना, वो उन 9 लॉ को खराब कर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस एक लॉ को जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को खराब कर रहा है उसको अलग कर देंगे, रहने देंगे बुक्स में पर अलग कर देंगे, अलग करके उसको हटा देंगे। मतलब हटा देंगे मतलब वहां से उसको मतलब पूरा डिलीट कर देंगे, जो बोलते हैं अब सिर्फ 10 लॉ नहीं है, अब हमारा 9 ही लॉ है, हम उसको एक लॉ को पूरा मिटा ही देंगे, डिलीट कर देंगे। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये सबसे प्राइमरी है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जितना लॉ फंडामेंटल राइट्स को खराब कर रहा है पहले उसको हटा देंगे। इसके बाद दूसरा डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या करता है, किसी भी चीज को ढक देता है। सन एक्लिप्स होता है उस दिन हमें सन दिखाई नहीं देता है, मून एक्लिप्स होता है उस दिन हमें मून दिखाई नहीं देता है। एक्लिप्स का मतलब है किसी चीज को हाइड कर देना। तो ये पोस्टीरियर क्यों है, ये प्राइमरी है। सबसे पहले हम लोग जो खराब लॉ है उसको हटाते हैं। फिर अगर कोई ऐसा लॉ है जिसको हटाया नहीं जा सकता, मतलब हटाएंगे तो मतलब इनकम्प्लीट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है सोचो हटाना, तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ भी करके ढक देंगे, उसके मीनिंग को ढक देंगे, उसके ऊपर कुछ ऐसा मतलब ऐसे उसको ढक देंगे कि पता भी नहीं चले कि वो है। मतलब हटा नहीं सकते पर उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, उसको कहीं पे किसी भी बात में उसका बात नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो रहकर भी हट जाएगा। जैसे एक रूम में 10 लोग हैं, एक लोग को हो सकता है, सेवरेबिलिटी का मतलब है एक आदमी को उस रूम से निकाल दिए, वो तो निकल गया, दिस इज सेवरेबिलिटी। एक होता है वो उस कमरे में है पर कोई उससे बात नहीं कर रहा, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे कर रहा है जैसे वो कमरे में है ही नहीं, तो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। कोई है पर हम उसको इग्नोर मार रहे हैं। और थर्ड आता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट। कोई देखो, हम लोगों का ये डॉक्ट्रिन का मतलब समझो, कोई भी हम इंडियंस के पास, हम इंडिया के सिटीजन्स के पास हर तरीके का राइट्स होता है। जैसे सोचो मैरिज का राइट है, अगर आज कोई लड़का लड़की बोल रहा है कि वो शादी नहीं